तो एज सच आज मैं भी माइक ऑफ नहीं कर रही हूँ। अगर मेरे को लगेगा कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है तो ऑफ कर दूंगी। इस टाइम पे जनरली होता नहीं है कुछ ऐसा। तो कल मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था आपको, ये फोर्स वाला, ये ट्राई करा है आप लोगों ने? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है। तो इस आप लोग पूछ रहे थे 37 डिग्री और 53 डिग्री कैसे निकालना है। तो उसके लिए भी आप लोग को मैं बता देती हूँ, इनकेस आप लोगों से सॉल्व नहीं हुआ है ये। तो यहाँ पे अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं एक, जिसमें 90 डिग्री है ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल मान लेते हैं कोई पर्टिकुलर एंगल है एक्स। और अगर आप मेरे को ये बताओ ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री है ना। तो अगर मेरे को इस y की वैल्यू निकालनी है तो y क्या होगा? 180 में से अगर मैं x प्लस 90 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे को y मिल जाएगा, करेक्ट? यस मैम। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास 53 डिग्री है और 37 डिग्री है। अगर आप उन दोनों को ऐड करो तो आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। तो इन दोनों को मिला के जब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, जिसमें x क्या हो जाता है मेरा, मान लेते हैं 37 डिग्री इस साइड, और एक y की जगह अगर 53 डिग्री है, तो इस पर्टिकुलर एंगल्स के लिए मेरे पास ट्राइंगल की फिक्स साइड है। वो साइड क्या होती है? ये है 3, ये 4, ये 5, ठीक है। और अब अगर आपको फाइंड करना है कि बताओ मेरे को कि cos 37 डिग्री क्या है फॉर एग्जाम्पल, तो cos के लिए मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस 37 वाले एंगल के साथ क्या बेस है? ये वाली साइड जहां पे 4 लिखा हुआ है। तो मैं बेस की जगह लिख सकती हूँ 4, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? 5। 5। तो ऐसे cos 37 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली मान लेते हैं अगर मेरे को sin 53 डिग्री निकालना है, तो 53 डिग्री ये वाला एंगल है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 4। 4 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज 5। 5। तो ऐसे इन दो पर्टिकुलर एंगल के लिए 37 डिग्री और 53 डिग्री आप इस ट्राइंगल का यूज कर सकते हो, और अलग अलग cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा जो भी आपको निकालना है वो निकाल सकते हो, ठीक है। यस मैम। अब कल डॉट प्रोडक्ट करा था हमने। अच्छा मेरे को बताओ डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? 90 डिग्री का एंगल। परपेंडिकुलर। जब 90 डिग्री का एंगल हो, करेक्ट। अब यहाँ पे मैं आपको डॉट प्रोडक्ट लेना सिखाती हूँ कि निकालते कैसे। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। अच्छा इससे पहले कोई डाउट है किसी को, वो बता दो। इस टाइम सबको नींद आ जाती है ना, कोई नहीं बोलेगा। नहीं मैम, जाकर बी वेक्टर ले लेते हैं 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, और मेरे को इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो अगर मैं ए को कंपोनेंट फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ए का एक्स कंपोनेंट क्या है 2, और उसको आई के साथ लगा दिया। ऐसे ही ए का जो वाई कंपोनेंट था उसको मैंने जे के साथ लगा दिया, और ए का जो जेड कंपोनेंट था उसको मैंने के कैप के साथ लगा दिया। इतना क्लियर है सबको? यस यस मैम। तो अगर ये क्लियर है तो मैं बी के लिए भी डायरेक्ट लिख सकती हूँ बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, और बी जेड के कैप। अब जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते थे, और आपको मल्टीप्लाई करना है x प्लस वाई इंटू जेड प्लस 2, तो आप इस x को पहले z के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा तो नहीं है कि आप x को सिर्फ z के साथ करो और 2 के साथ ना करो, दोनों के साथ करना पड़ता है। तो यहाँ पे जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हम भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे कि मान लेते हैं मेरे को फाइंड करना है a डॉट b। तो पहले लिख देती हूँ a 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है b के साथ, वो वेक्टर भी एज इट इज लिख दिया।
अच्छा, इस अगर ये डॉट प्रोडक्ट करना है तो उससे पहले मेरे को ये बताओ आई डॉट आई क्या होता है? भूल गए सब? 1 वन। 1 और आई डॉट जे क्या होता है? 0 0 अब इसके पीछे रीजन कौन बताएगा कि आई डॉट जे 0 क्यों होता है? मैम परपेंडिकुलर एक्स और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो cos 90 हो गया, और यहाँ पे एक्स और एक्स एक्सिस है तो cos 0 डिग्री 1 हो गया। ठीक है, यही सेम लॉजिक इस पूरे डॉट प्रोडक्ट में यूज होता है। अब मैं पहले इस 2i कैप को इस पूरे की पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ एक एक नंबर्स के साथ। मतलब 2i कैप डॉट, इस डॉट को मत हटाना, प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। अब एक बार आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, पर फिर आपको पता चलेगा इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं एक एक करके। पहली टर्म है 2i कैप डॉट 3i कैप। ऐसे ही बताओ दूसरी टर्म क्या हो जाएगी? मैं लिखूंगी ही नहीं जब तक बोलोगे नहीं। सेकंड टर्म क्या होगी? और 2 j कैप 2i कैप डॉट 2j कैप। थर्ड टर्म बताओ। I cap dot y cap dot डॉट 5 5k कैप। करेक्ट। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो नंबर्स है आप उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो हमेशा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगी तो ये आ गया 6, और साथ में है i डॉट आई। ऐसे ही सेकेंड टर्म में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगी 4, और साथ में i डॉट जे एज इट इज। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, और साथ में i डॉट के कैप एज इट इज। इतना क्लियर हुआ है? सिंपल बेसिक मल्टीप्लिकेशन करी है और कुछ नहीं करा है। अब yes ma'am ये बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाती है i डॉट आई की? 1 1 इसकी वैल्यू? 0 0 इसकी वैल्यू? 0 0 0 0। तो मतलब मेरे पास क्या बचा? 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये तो वेस्ट ही हो गया। लास्ट में काम क्या आया? बस 6 वाला काम आया। तो इसका मतलब अगर मेरे पास डॉट प्रोडक्ट में मैंने जब i को j के साथ लिया और i को k के साथ लिया तो वो वाली टर्म वेस्ट थी। जो एक्चुअली मैं आंसर ला रही थी वो i को i के साथ वाली थी। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे जो बेसिक्स जहां से मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे, तो मेरे को आंसर दिया 2i कैप का मल्टीप्लीकेशन 3i कैप के साथ, बाकी टर्म के साथ उसका आंसर 0 गया। ऐसे ही 4j कैप को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर आए? j cap 2j 2j साथ। बाकी दोनों के साथ मेरा डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। j डॉट आई भी 0 हो गया और j डॉट k भी 0 हो गया। और 6k कैप को किसके साथ करूं? 5k cap 5k कैप। cap तो डॉट प्रोडक्ट में हमेशा याद रखना x वाले को x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, y वाले को y के साथ, z वाले को z के साथ, उसके अलावा कुछ नहीं कर। तो वही करते हैं पहले इस क्वेश्चन में। जैसे ही मैंने 2i कैप डॉट 3i कैप करा, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है i डॉट आई 1 हो गया तो आप इसको डायरेक्ट 6 लिख सकते हो। फिर प्लस सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी? ऐसी सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी जो आंसर दे सकती है? 8 8 हो जाएगी। 8 कैसे आएगी? 4j कैप डॉट 2j कैप। फिर से मैं बोल रही हूँ लिखने की जरूरत नहीं है कोई, आप डायरेक्ट 8 लिख सकते हो। फिर थर्ड टर्म क्या हो जाएगी मेरे पास? 30। 30 6k कैप वाली और 5k कैप मिला के, तो इससे मेरे पास आंसर आ गया है 14 प्लस 30 44 44। क्लियर है सबको कैसे आया 44? yes ma'am yes ma'am yes तो जब मल्टीप्लाई करो तो क्या करना है हमें? x वाले का x के साथ मल्टीप्लीकेशन, y का y वाले के साथ, z का z वाले के साथ। अब अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया है तो कंपोनेंट फॉर्म में एक बार देख लेते हैं कि कैसे लिखते हैं। यहाँ पे हमने 2 वेक्टर लिए, a वेक्टर और b वेक्टर। एक का x में कंपोनेंट मैंने बोला है ax, y में कंपोनेंट ay, z में कंपोनेंट az। सिमिलरली b का x में कंपोनेंट bx,
y में कंपोनेंट by और z में कंपोनेंट हो गया है bz। अब जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो एक एक करके हमने सारी टर्म को मल्टीप्लाई किया। जैसे a का पहले bx के साथ, by के साथ, bz के साथ। अब अगर मैं इन टर्म्स को अलग अलग नंबर दूं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो मेरे को बताओ इनमें से कौन कौन सी टर्म जीरो हो जाएंगी मल्टीप्लाई करने के बाद डॉट प्रोडक्ट के टाइम पे? कौन कौन सी टर्म जीरो होंगी? 2 3 4 2 6 3 4 8 8 और 6 7 6 और 7, ये सारी टर्म जीरो हो गई क्योंकि इसमें जिनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है वो मैच नहीं कर रहे। कहीं जे डॉट आई है या जे डॉट के है या आई डॉट के है, इन तीनों ही केस में अलग अलग जगह पे जीरो हो गया। जो एक्चुअली में आंसर दे रहे हैं वो आई डॉट आई वाला, जे डॉट जे वाला, के डॉट के वाला। तो हम फाइनल आंसर को बस ऐसे लिख सकते हैं, ए का एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई विथ बी का एक्स कंपोनेंट, ए का वाई कंपोनेंट मल्टीप्लाई विथ बी का वाई कंपोनेंट, और ए का जेड कंपोनेंट मल्टीप्लाई विथ बी का जेड कंपोनेंट। अगर ये क्लियर है तो मैं 2 क्वेश्चन दे देती हूँ यहाँ पे। जैसे अगर मेरे पास है इस केस में बताओ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या आएगा? फाइनल आंसर नहीं, एक एक टर्म ऐड करके जो आएगा वो आप बता सकते हो। क्या आएगा कुलभूषण? 0 और 36 और 15 0 और सेकेंड टर्म क्या बोल रहे हो आप? 36 प्लस माइनस का प्लस 2 इंटू -2 कितना होता है? -4। तो वही सेम है, मैथ्स कहीं नहीं बदलेगा, मैथ्स वही रहेगा। तो -3 को आप +2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? -3 को -2 से -36। ठीक है, माइनस साइन अगर आप प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो माइनस ही बनता है। अब थर्ड टाइम -15, ठीक है, और फिर आपको बस इनको ऐड करना है और आपका आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देती हूँ मैं। अगर मेरे पास है, एक सेकेंड, मान लेते हैं ए वेक्टर है फिर से 0 नहीं 2i कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर है 6j कैप। हाँ, इस केस में बताओ। 0 0 सबका 0 आ रहा है? यस मैम। जिनका नहीं आया वो देख लो, ऊपर ए वेक्टर में जे के साथ 0 लगा हुआ है। ऐसे ही बी वेक्टर में आई वाला टर्म जो है वो 0 है, आई वाली टर्म, और जो के वाली टर्म है वो 0 है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ए डॉट बी तो 2i कैप मल्टीप्लाई होगा 0i कैप के साथ, तो वो 0 हो गया। सिमिलरली 0j कैप मल्टीप्लाई हो रहा है 6j कैप के साथ, तो वो भी 0 हो गया। और 3k कैप मल्टीप्लाई हो रहा है 0k कैप के साथ, तो वो भी 0 हो गया। इस केस में आंसर क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। क्लियर है सबको ये? तो अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग। इसमें हमें एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर विच इज इक्वल टू ए माइनस आई माइनस जे कैप, और बी वेक्टर है -j + 2k कैप। फिर उन्होंने बोला हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, a - 2b मल्टीप्लाई विथ a + b। तो पहले तो ये बताओ 2b कितना होगा? 2b की वैल्यू बताओ, 2b वेक्टर कितना आएगा? -2j कैप प्लस प्लस 4k कैप। 4k कैप। अब
जब बी के साथ 2 लग गया है तो मतलब इस पूरी की पूरी टर्म को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब उसने बोला है पहले a माइनस 2b फाइंड करना है, तो a माइनस 2b वेक्टर की वैल्यू कौन बताएगा? आप लोग ट्राई करो नोटबुक में। हमें क्या करना है, आई कैप माइनस जे कैप, ये है मेरा ए वेक्टर, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो कितना आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट करके? आंसर बताओ, सब्ट्रैक्ट करके आई वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? देखो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास है आई कैप माइनस जे कैप एज इट इज। फिर जब आप में माइनस साइन मल्टीप्लाई करोगे इस वाले पार्ट के साथ, तो माइनस माइनस प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। अब देखो आई की तो सिंगल टर्म है तो आप इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पर जे वाली 2 टर्म है। अब बता दो अब आंसर क्या आएगा इसके बाद? आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप। आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप। अगर ये वाला पार्ट आ गया है तो अब मेरे को बताओ a प्लस बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? अब ध्यान रखना वो a प्लस बी है, a प्लस 2b नहीं है, a प्लस बी वेक्टर की वैल्यू। आई में आई को ऐड कर दो, जे में जे को ऐड कर दो, के में के को ऐड कर दो और कुछ नहीं करना है। बाकी सब लोग कहाँ गए? आंसर तो कोई केशव आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। करेक्ट। देखो सब लोग देख लो, आई कैप और बी सॉरी ए कैप और बी वेक्टर को ऐड करना है, तो आई के साथ ए में लगा हुआ है 1 और बी में कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट आ गया आई कैप। अब बी मतलब जे वाले कंपोनेंट में यहाँ पे लगा हुआ है -1 और इस वाले भी -1 लगा हुआ है, दो -1 मिलके बन गए -2 जे कैप। और अगर थर्ड कंपोनेंट देखें के वेक्टर, तो इस वाले में तो 2 है, उस वाले में कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास आ गया +2 के कैप एज इट इज। अब मेरे को इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, ये जो दो वेक्टर्स आए हैं। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कोई और आंसर बताएगा इस बार? केशव शर्मा आज कहाँ गए आप? 1 minus 2 minus 8. 1 माइनस कुलभूषण ऐसे इतना तेज बोलता है ट्रेन की तरह, सुनने में भी टाइम लगता है, थोड़ा आराम से बोलो। 1 minus 2 minus 8. -2 -8 करेक्ट। देखो पहले इसके साथ 1 लगा हुआ है और इसके साथ भी 1 लगा हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। फिर इसके साथ भी 1 लगा हुआ है, इसके साथ -2 लगा हुआ है, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2 आ गया। फिर यहाँ -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -8 आ गया। तो इसे सॉल्व करोगे तो 1 - 10 विच इज इक्वल टू -9। क्लियर है सबको ये कैसे आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमें इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डायरेक्ट स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है ए और बी का। इसका तो फटाफट बताओ, पहले एक्स कंपोनेंट को अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, बस आई वाले को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है।
यहाँ पे 1 लगा हुआ है, जिसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ होता उसके साथ मतलब 1 लगा हुआ है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 भूल गए सब लोग? 2 हो जाएगा। मैम प्लस 4 हाँ 8j 8। प्लस 3k। अच्छा निपुण, जब आप ऐसे बोल रहे हो तो ये जे और जे ध्यान देना, वो डॉट प्रोडक्ट होके 1 हो जाता है, तो जे नहीं बोलना है डॉट प्रोडक्ट में, वो गायब हो जाता है, बस नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 इंटू 2 8 आ गया प्लस 3, करेक्ट। और इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे आपका आंसर आ गया 13। स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है। स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होता है, इसका मतलब हमारा आंसर में वेक्टर नहीं आएगा। आई कैप जे कैप के कैप तीनों के तीनों आंसर में से गायब हो जाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर में भी आते हैं तीनों के तीन। तो कभी अगर आप आंसर कैलकुलेट सही कर रहे हो पर आपने आई जे के लगा दिया है तो आंसर 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट होता है डॉट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके बीच में एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था कि ए डॉट बी होता है, क्या फॉर्मूला होता है ए डॉट बी प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट का? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। हाँ, अब यहाँ पे हमें थीटा बताना है कि एंगल कितना था, तो कॉस थीटा आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। अब आपने ए डॉट बी तो पहले ही निकाल लिया 13, तो ऊपर वाली चीज आ गई, पर डिनोमिनेटर में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। अब ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप लोग? अंडर रूट ax प्लस b a y प्लस a z। करेक्ट। तो ए का मैग्नीट्यूड बताओ, तीनों कंपोनेंट का, जो एक्स का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करो, वाई का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करो, जेड का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करो, उन तीनों को ऐड कर दो। जैसे अगर कोई वेक्टर होता है ए वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड बताना है एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर और अंडर रूट। उनके तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर किया, ऐड करा और अंडर रूट ले लिया, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? मैम अंडर रूट 29। अंडर रूट 29, करेक्ट निपुण। देख लो, हमारे पास यहाँ x का कंपोनेंट है 2, तो 2 का स्क्वायर करते ही 4 आ गया। y का कंपोनेंट है 4, 4 का स्क्वायर करते ही 16 आ गया। फिर z वाला कंपोनेंट है 3, 3 का स्क्वायर करते ही 9 आ गया। अगर आप तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास अंडर रूट 29 आ जाएगा। अब ऐसे b का कंपोनेंट कौन बताएगा? मैम 6। 6, करेक्ट, अंडर रूट 6। बी के कंपोनेंट में आप करोगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट, ये आ जाएगा अंडर रूट 6। तो जब आपको एंगल बताना है आप डायरेक्टली cos थीटा इक्वल्स टू 13, ए का मैग्नीट्यूड आया 29 और बी का मैग्नीट्यूड आया 6, और इन दोनों को नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम यही आंसर आ जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू 13 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन 74। क्लियर है सबको? मैम ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग द वेक्टर बी। ए का प्रोजेक्शन बताना है बी के ऊपर। तो मैंने बताया था जब हमें जिसका प्रोजेक्शन बताना है उसके साथ बस cos थीटा लगा देंगे। जैसे यहाँ पे ए का बताना है तो a cos थीटा, तो यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा पहले और फिर cos थीटा। अब cos थीटा कैसे निकालोगे? फिर से यही सेम प्रोसीजर करना है, a डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। यहाँ से पहले थीटा निकालोगे और फिर इस फॉर्मूले में पुट करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ, थर्ड वाला आप ट्राई कर सकते हो। फोर्थ वाला देखते हैं, उसमें हमें क्या करना है, द प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी ऑन ए। मतलब मेरे पास दो वेक्टर हैं, बी वेक्टर और सी वेक्टर।
पहले तो उन दोनों को मैं ऐड कर दूंगी। तो बताओ b प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी? ये है मेरे पास b वेक्टर और ये है c वेक्टर, ऐड करना है सिंपली। थ्री आई कैप प्लस मैम जे कैप प्लस 2k कैप। करेक्ट। आई कैप प्लस 2i कैप हो जाएगा 3i कैप, फिर 2j कैप माइनस j कैप हो जाएगा प्लस j कैप, और माइनस 2k कैप प्लस 4k कैप हो जाएगा प्लस 2k कैप। अब उसने बोला है प्रोजेक्शन ऑफ b प्लस सी ऑन a, तो आप इस पूरे को आप एक वेक्टर भी ले सकते हो, d वेक्टर। -2 के गैप नहीं होगा? और क्या बोल रहे हो? -2 के गैप नहीं होगा? नहीं नहीं, प्लस होगा, प्लस होगा। बड़ा है इसलिए प्लस है, ठीक है। अब इस पूरे को मैंने जैसे नाम दे दिया डी वेक्टर। अब मेरे को डी का प्रोजेक्शन निकालना है ए पे, तो मेरे को निकालना है डी कॉस थीटा, बस इतना सा पार्ट निकालना है। तो इतने से पार्ट के लिए डी का पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे और कॉस थीटा फिर से जैसे पहले निकाला था यहाँ पे वही सेम तरीका लगा के इस केस में भी कॉस थीटा लगाना है। क्लियर है सबको ये? यस यस ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है? वेक्टर, सबसे पहली चीज ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ध्यान रखना यहाँ पे वेक्टर गायब नहीं होता है। दूसरी चीज वहां पे हम कॉस यूज करते हैं, यहाँ पे हम साइन यूज करते हैं। जैसे क्रॉस कॉस एक जैसा सा लग रहा है, तो ये याद रखना एक जैसी चीजें नहीं होती, अपोजिट होती है। अगर क्रॉस है तो कॉस नहीं आएगा, क्रॉस है तो यहाँ पे साइन थीटा आता है। बाकी यहाँ पे बाकी चीजें सेम है कि हमने पहले ए का मैग्नीट्यूड लिया, बी का मैग्नीट्यूड लिया, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा लगा दिया। पर उसके साथ में एक और चीज है यहाँ पे एन कैप। एन कैप क्या होता है? अगर कैप लगा दी तो क्या बन गया है वो? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। मतलब मैंने दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया और जो आंसर आ रहा है उसमें भी एक वेक्टर टर्म आ रही है, इसीलिए इसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि आंसर भी वेक्टर आ रहा है। अभी एन कैप क्या होता है? जैसे एक्स वाई और जेड एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक एक्स की डायरेक्शन में है, मान लेते हैं एक वाई की डायरेक्शन में है। इन दोनों का जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो आपको एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जेड वेक्टर इस तरफ, जो एक्स के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और वाई के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ये बात समझ आई है यस मैम कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो जैसे आपकी 3 फिंगर्स है, अगर आप इन दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपको एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर है। आप देखो आपकी थंब आपके 4 फिंगर की भी परपेंडिकुलर होती है और मिडिल फिंगर है उसके भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है। तो ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है ये एन कैप, जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। क्लियर है सबको? यस मैम। अब दूसरी यस मैम चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि थीटा 0 से 180 के बीच में ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टोटल 360 डिग्री है। अगर ये 180 से ज्यादा हो गया तो वो परपेंडिकुलर वेक्टर बनाने की जगह ही नहीं बनेगी। जो ए और बी जिनका मैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रही हूँ उनके बीच में एंगल मैक्सिमम 180 होना चाहिए, मिनिमम कितना भी 0 डिग्री भी होना चाहिए, हो सकता है। अब अगर आप कंपेयर करो वहां से डॉट प्रोडक्ट से, वहां पे आता था ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे है ए बी साइन थीटा। अब कॉस कब 0 होता है? 90 डिग्री 90 पे। पर साइन कब 0 होता है? 0 डिग्री 0 डिग्री पे। और वही कॉस कब मैक्सिमम हो रहा था? 0 डिग्री पे उसकी वैल्यू आ रही थी 1, पर साइन मैक्सिमम कब होता है? 90 डिग्री 90 डिग्री पे। तो वहां पे हमें 0 वैल्यू मिल रही थी, वही केस यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू का बन गया है।
और अगर मैं दो पैरेलल वेक्टर लूं तो मेरे को आंसर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, क्योंकि साइन 0 0 हो गया। पर जब मैं वहां पे पैरेलल वेक्टर ले रही थी तो मेरे को आंसर मैक्सिमम मिल रहा था। तो याद रखना, साइन वाले फॉर्मूले में मतलब क्रॉस वाले में अगर मेरे को आंसर 0 चाहिए तो मैं बस उन दोनों को पैरेलल कर दूंगी, पर वहीं अगर मेरे को आंसर मैक्सिमम चाहिए तो मैं उनको परपेंडिकुलर कर दूंगी। बिल्कुल उल्टा है जो वहां पे था डॉट प्रोडक्ट में। अब ये क्या है, हमारे पास राइट हैंड थंब रूल है। अगर आप अपना थंब को ऐसे पॉइंट करो और जैसे आपके फिंगर्स है, ए जैसे मान लो आपके पास ये हैंड है और ये जो फिंगर्स है एक वेक्टर है और आप इन्हें घुमा रहे हो, जो दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, जिन दो का आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो जब आप ऐसे घुमाओगे तो जिस भी डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट कर रहा है वो ही डायरेक्शन है उस यूनिट वेक्टर की। कि अगर आपने लिया एक एंगल ऐसे, ये ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ 30 डिग्री पे बी वेक्टर है, तो आपका इस पोजीशन में थंब ऊपर की तरफ होगा। क्लियर है राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? Yes, ma'am. हमने लिया यहाँ पे, हमारे पास ये ए वेक्टर था जिससे हमने स्टार्ट किया, कुछ पर्टिकुलर एंगल पे घुमाया हमने अपनी फिंगर्स को, तो ये बी वेक्टर बन गया। अब जैसे ही बी वेक्टर बना, जैसे हम थम्स अप करते हैं तो उस पॉइंट पे हमारा थंब किस तरफ है। अब आप थंब को लिटा दोगे तो आंसर, ये रूल गलत हो जाएगा, थंब सीधा होना चाहिए। तो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर है, या आप कह सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर उसी डायरेक्शन में बन रहा है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, जैसे मैंने वहां पे बताया था अभी, इसी में बताया ए बी साइन थीटा। अब मान लेते हैं कि मेरे पास दो वेक्टर है, ए भी आई कैप में है, बी भी आई कैप में है। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अगर ए आई कैप है? तो अगर आई कैप है तो ए का मैग्नीट्यूड 1 हो गया। सिमिलरली बी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 1 हो जाएगा, बी भी यूनिट वेक्टर है। अब दो वेक्टर अगर एक्स डायरेक्शन में है तो उनके बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री। तो साइन यहाँ पे क्या आ गया? 0 डिग्री। ध्यान रखो जब एक्स डायरेक्शन है दोनों की तो मतलब दोनों की सेम ही डायरेक्शन है, तो एंगल 0 आएगा। और जैसे ही साइन 0 डिग्री आया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इस पूरी टर्म की? 0। तो डॉट प्रोडक्ट में जब मैं सेम ले रही थी आई डॉट आई तो मेरे को 1 मिल रहा था, पर यहाँ पे सेम लेते ही मेरे को आंसर 0 मिल रहा है। वही अगर मैं यहाँ पे लू आई क्रॉस जे, तो आई का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, जे का मैग्नीट्यूड 1 हो गया। और आई और जे में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। एक एक्स एक्सिस में है और एक वाई एक्सिस में, इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो इस पूरी चीज की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो याद रखना डॉट में सेम में आंसर 1 आता है, क्रॉस में उल्टे जब अलग अलग होते हैं तब आंसर 1 आता है, सेम में आंसर 0 हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई? Yes, बिल्कुल ma'am. उल्टा है दोनों का रिलेशन। अब दूसरी चीज क्या है, ये साइकिल। आई के बाद हमेशा जे आएगा, जे के बाद हमेशा के आएगा। अगर कहीं भी उल्टा हो जाए तो हमारा आंसर माइनस हो जाता है, -1 हो जाता है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ आई क्रॉस जे, तो आप इस साइकिल से चेक करो, क्या ये साइकिल में ऐसे ही था? हाँ ऐसे ही था, आई के बाद जे आना चाहिए, और यहाँ पे भी आई के बाद जे आ रहा है, तो आंसर आ गया +1। पर अगर मैं उल्टा कर दूं कि जे को आई के साथ कर दूं तो ये साइकिल उल्टी पड़ गई है, तो उस केस में आंसर आ जाएगा -1। ये फिक्स है, आई साइकिल में ये होना चाहिए आई के बाद जे, जे के बाद के और के बाद आई। अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ के कैप क्रॉस आई कैप, तो ये बताओ +1 आएगा या -1 आएगा? +1। +1 आएगा। साइकिल में भी के बाद आई था और यहाँ पे भी हमने के बाद आई लिखा है। वहीं अगर मैं ये बोल रही हूँ के कैप क्रॉस जे कैप, तो आंसर क्या आएगा? -1। -1, क्योंकि साइकिल में के बाद क्या होना चाहिए था? आई होना चाहिए था,
और जे के बाद के होना चाहिए था, पर यहाँ पे उल्टी साइकिल चल रही है, के के बाद जे लिखा हुआ है, इसीलिए माइनस आ गया। तो यहाँ पे वही फॉर्मूलेज लिखे हैं मैंने, जब एक्सप्लेन करे हैं कि अगर हम डिफरेंट वेक्टर्स लेते हैं तो क्या होता है। अब यहाँ पे ये सारी टर्म कैसे आई है, एक्स वाई जेड, ये तीनों आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर मैं दो वेक्टर ले रही हूं, आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप कौन सी डायरेक्शन में होता है, along एक्स एक्सिस, और जे कैप कौन सी डायरेक्शन में होता है, अलोंग वाई एक्सिस। अब मेरे पास तीन ही एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड। अगर एक्स और वाई मैंने ऑक्यूपाई कर लिए कि भाई एक वेक्टर एक्स एक्सिस में, एक वेक्टर वाई एक्सिस में, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस बची, z जेड वाली बची। जेड वाली को हम क्या लिखते हैं, के कैप। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के कैप। वहीं अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो के कैप तो आएगा, बस नेगेटिव साइन लगा देना, वही जो एक्सप्लेन करा है। तो इससे प्रूव हो रहा है कि अगर मैं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले रही हूँ तो आंसर में वेक्टर बच रहा है, के कैप आ रहा है, आई कैप आ रहा है, जे कैप आ रहा है। वहां पे मैं बोल रही थी आई डॉट आई लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा 1 लिख दो। यहाँ पे अगर आपने सीधा 1 और -1 लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, उसके साथ आपको वेक्टर्स भी लगाने पड़ेंगे। ये बात समझ आइए। यस मैम। तो अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ मेरे पास है आई क्रॉस के कैप, तो पहले तो बताओ यहाँ कौन सा वेक्टर आएगा, कौन सा कैप आएगा, जे जे कैप। इन दोनों के अलावा जो बचता है वो लगा देना, बस तीन ही है हमारे पास, आई जे के। अब पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, negative नेगेटिव। नेगेटिव आएगा, साइकिल उल्टी चलने लग गई है। के बाद आई आना था, आई के बाद के नहीं आना था। अब अगर हमें डायरेक्शन बतानी है किसी भी वेक्टर की तो वही सेम फॉर्मूला है, हम यूनिट वेक्टर बना सकते हैं और उससे डायरेक्शन पता चल जाएगी कि किस भी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे वही नोट है कि अगर सेम चीजों का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा, क्योंकि इस केस में थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। अब यहाँ पे अगर मैं कंपोनेंट फॉर्म में बताऊं आपको, एक सेकंड, तो कंपोनेंट फॉर्म में करने के लिए पहले मैं वैसे आपको एग्जांपल लेके बता देती हूँ। बहुत लंबा तरीका भी और एक शॉर्टकट भी है, पहले शॉर्टकट बताती हूँ। शॉर्टकट क्या कहता है कि अगर मेरे पास वेक्टर है ए वेक्टर एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो लंबाई वाला ये बताती हूँ पहले, तभी आपको शॉर्टकट पे पता चलेगा कि वो एक्चुअली में शॉर्ट है, वो भी लंबा ही है। और अब मेरे को इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो वैसे ही जैसे वहां पे एक एक टर्म को मल्टीप्लाई कर रही थी, यहाँ पे भी वही करेंगे। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो मैंने बीच में क्रॉस लगा दिया, और बी की सारी टर्म। अब जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो याद रखना कि सेम वाली चीज का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया है एक्स आई कैप। जैसे पहले इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं पूरी बी वाली टर्म के साथ। मैम मैथमेटिकली डॉट और क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई होता है और फिजिक्स में होता है अलग अलग। हाँ, फिजिक्स में अलग अलग होता है, मैथमेटिकली 2.4 भी 8 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 भी 8 ही आएगा, पर क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ फर्स्ट टर्म ले रही हूँ, तीनों टर्म नहीं ले रही हूँ, तो ये मत सोचना सिर्फ एक्स को ही करना है, तीनों को करना पड़ता है। तो ये मैंने सिंपल सा फॉर्मूला लिख दिया। अब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। पहली टर्म आएगी ए एक्स बी एक्स, और वेक्टर क्या है आई कैप क्रॉस आई कैप। देखो मैंने नंबर्स को डायरेक्टली यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ए एक्स बी एक्स जो वेक्टर्स हैं बस वो ही क्रॉस प्रोडक्ट में अलग से लिखते हैं यहाँ पे आई क्रॉस आई। फिर दूसरी टर्म आएगी ए एक्स बी वाई,
और इसके साथ आ जाएगा आई कैप क्रॉस जे कैप। फिर थर्ड टर्म आएगी ए एक्स बी जेड और साथ में आ जाएगा आई कैप क्रॉस के कैप। इतना समझ आया सबको? यहां तक किसी को डाउट है कि कैसे आएंगे टर्म्स? यस मैम। ठीक है, अब ये बताओ आई डॉट आई क्या हो जाएगा? आई क्रॉस आई, 0 ये वाली टर्म हो गई 0। अब सेकंड टर्म देखते हैं, उसमें था ए एक्स बी वाई और आई क्रॉस जे 1 1, खाली 1। ठीक वेक्टर ठीक। कौन सा लगेगा? मैंने के कैप, देखो आई जे के तीनों होते हैं, अगर यहाँ पे आई भी यूज हो गया जे भी यूज हो गया तो मैं के लगा दूंगी। अब ये साइकिल सीधी चल रही है या उल्टी चल रही है? अभी तक सीधी है। सीधी चल रही है, तो ये पॉजिटिव के कैप आ गया। फिर थर्ड टर्म में मेरे पास आया ए एक्स बी जेड। अब आई क्रॉस के क्या होगा? माइनस जे कैप। माइनस जे कैप। माइनस इसलिए आया क्योंकि साइकिल उल्टी हो गई। तो ये मेरे पास आ गई फर्स्ट टर्म। ऐसे ही मैं सेकेंड टर्म निकाल सकती हूँ ए वाई जे कैप को मल्टीप्लाई करके। तो बाकी सेम टर्म एज इट इज, यहाँ पे एज्यूम कर लो कि अब मेरे पास यहाँ पे ए वाई है, ये है जे कैप। मैं रुको इरेज करके लिख देती हूँ यहाँ पे। अब मेरे पास यहाँ पे ए वाई जे कैप आ गया, तो ये मेरी फर्स्ट टर्म आ गई। सेकेंड टर्म में जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो सबसे पहले आएगा ए वाई बी एक्स और साथ में कौन से वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट में? इस इक्वेशन से बताना है। जे और आई। जे कैप क्रॉस माइनस करेक्ट, माइनस के आ जाएगा, करेक्ट निपुण। उसके बाद सेकेंड टर्म आ जाएगी ए वाई बी वाई, इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा जे कैप क्रॉस जे कैप। थर्ड टर्म में ए वाई बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप। अब इसमें बताओ कौन सी टर्म 0 हो जाएगी, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? सेकंड। सेकंड वाली टर्म 0 हो गई। जिसमें सेम आ रहा है उसको 0 कर सकते हो। तो फर्स्ट टर्म में निपुण ने बताया कि जे क्रॉस आई है तो पहली चीज के आ जाएगा, दोनों यूज हो चुके हैं, और साइकिल उल्टी चल रही है तो माइनस के कैप। फिर ए वाई बी जेड वाले में से अगर मैं देखूं माइनस आई कैप या प्लस आई कैप? प्लस आई कैप। प्लस आई कैप। जे के बाद के ही आना चाहिए था। तो ये मेरे पास दो टर्म आ गई। अब आपको अभी तक ही लग रहा होगा कितना लंबा प्रोसीजर चल रहा है। अब ऐसे आप थर्ड के लिए भी करोगे, वैसे आप बार बार करोगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका अगर आपको इजी तरीका समझना है तो वो देखते हैं। अब एक सेकेंड, पहले एक बार ये देख लेते हैं कि इन्होंने लिखा क्या है वेक्टर फॉर्म में। आपको समझ आया वैसे क्रॉस प्रोडक्ट में लेना कैसे है? यस मैम। यस मैम। अब इसमें हमने क्या किया, पहले बेसिक दो वेक्टर लिए हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया है। तो जब मैंने ए एक्स और बी एक्स किया तो यहाँ पे आई क्रॉस आई आ गया। फिर ए वाई बी वाई किया तो जे क्रॉस आई आ गया। फिर ए जेड बी जेड किया तो ब्रैकेट में लग गया मेरे पास, अच्छा इन्होंने पहले सारा, सॉरी, अच्छा पहले मैंने ये फॉर्मूला समझा देती हूँ ये कैसे आएगा। देखो मेरे पास ना 3 कंपोनेंट आएंगे क्योंकि 3 वेक्टर है जे और के, तो फाइनल आंसर में भी वेक्टर तो आना चाहिए। अब वो आगे वाली चीजें कैसे लिखोगे, जिन दो का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, जैसे ए और बी का ले रहे हो तो आई के बाद साइकिल में क्या आता है? जी जे कंपोनेंट आता है, वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, पहले ए का वाई कंपोनेंट मल्टीप्लाई विद बी का, आई के बाद आना चाहिए जेड कंपोनेंट, ये लिख दिया। सिमिलरली आप जे वाले में जे के बाद क्या आता है साइकिल में? के कंपोनेंट। के का मतलब है जेड, तो ए का जेड लिख दिया और बी का अब जेड के बाद आता है एक्स, एक्स लिख दिया।
अब क्या के में क्या टर्म आएगी? अगर ऐसी पैटर्न चल रहा है तो के में क्या टर्म आनी चाहिए? के बाद आता है आई। आई, तो ए के साथ क्या लगाऊंगी मैं? एक्स K. लगाऊंगी, और बी के साथ वाई लगा देंगे। एक्स के बाद वाई आता है तो बी के साथ वाई लग गया। ऐसे भी आप समझ सकते हो कि अगर एक्स कंपोनेंट है तो यहाँ पे कहीं भी एक्स नहीं आएगा, अगर y कंपोनेंट है तो यहाँ पे कहीं भी y नहीं आएगा, z कंपोनेंट है तो यहाँ पे कहीं भी z नहीं आएगा। और जहां से जो वेक्टर पहले लिख रहे हो, डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b इक्वल्स टू b डॉट a होता है, क्रॉस में ऐसा नहीं होता है। तो अगर a क्रॉस b है तो पहले आप a का ही लिखोगे फिर b का लिखोगे, उल्टा लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। ये बात समझ आई है? ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा, x वाले में a का y लगा दिया, b का z लगा दिया। सिमिलरली y वाले में a का z लगा दिया, b का x लगा दिया, वही साइकिल चलती जा रही है। x के बाद y आना चाहिए, y के बाद z आना चाहिए, z के बाद x। अब जो भी टर्म लिखी है, जैसे यहाँ पे a y b z है, उसका उल्टा कर दो, b को y दे दो, a को z दे दो, और बीच में माइनस। ऐसे ही यहाँ पे b को z दे दो, a को x दे दो, बीच में माइनस। फिर यहाँ पे b को x दे दो, a को y दे दो, और बीच में माइनस। फॉर्मूला समझ आए करा क्या है हमने? यस मैम। थोड़ा कंफ्यूजिंग फॉर्मूला है, पर आप इतना समझो कि x वाली टर्म में यहाँ पे x का कंपोनेंट नहीं आएगा, y वाली टर्म में y का कंपोनेंट नहीं आएगा, z वाली में z का कंपोनेंट नहीं आएगा। और जो x के बाद आता है टर्म, उसी से स्टार्ट करो। x के बाद आता है y, तो y वाला लिख दिया मैंने, y के बाद आएगा z। सिमिलरली y वाले में y के बाद आता है z, तो a का z वाला लिखा है, और z वाले में z के बाद आता है x, तो a का x वाला लिखा है। अब जो मैं यहाँ पे डिराइव करा रही थी, उसमें भी आप ये चेक कर सकते हो, जो हमारे पास ये दो टर्म्स आई थी, जैसे ये वाली टर्म, अगर मैं इन दो टर्म्स को उठाऊं तो k कैप के साथ आ रहा है मेरे पास पॉजिटिव ax by और नेगेटिव ay bx। ठीक है, ऐसे ही j का कंपोनेंट आएगा और i का कंपोनेंट आएगा। अभी थर्ड पार्ट नहीं किया था, इसलिए आंसर पेंडिंग है। तो ये फॉर्मूला ऐसे अगर आप सारी टर्म्स के डॉट क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आएगा। अच्छा, मैं अब आपसे खुद ही पूछती हूँ कि फॉर्मूला में क्या होता है। जब मैं a क्रॉस b की जगह ले लेती हूँ m क्रॉस n, ये दो वेक्टर्स हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले रही हूँ, और i कंपोनेंट की बात चल रही है, तो पहले कौन सी टर्म आएगी? जी और के को कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या बोल रहे हो कुलभूषण? मैम जी और के होंगे उनको कर देंगे। हाँ, j और k के। तो यहाँ पे जैसे m का y कंपोनेंट और n का z कंपोनेंट। अब क्या करूं, बीच में क्या आ जाएगा? बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगा, और ये इसे उल्टा कर देना है, n के साथ y लगा दो, m के साथ z लगा दो। अब इतना ध्यान रखना, देखो ये नंबर्स है m n, जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इनको उल्टा सीधा लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसकी जगह इधर भी लिख सकते हो, इसकी जगह उधर भी। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो या 3 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर सेम है। वेक्टर यहाँ पे लग चुका है। अब सेकेंड टर्म अगर j कैप वाली टर्म निकालनी है तो क्या हो जाएगा? MK N k नहीं बोलो, x y z की फॉर्म में बोलो यहाँ पे। M Z हाँ, N I n x, हाँ करेक्ट। अब उल्टे में क्या आ जाएगा? M X N Z करेक्ट। अब ऐसे ही जो k वाली कंपोनेंट है, उसमें क्या आएगा? k कंपोनेंट में M X N J m x n j minus n M Y N X y n x। करेक्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है ऊपर। अब इसको यूज कैसे करना है? मान लेते हैं मेरे पास m वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और n वेक्टर है 6i कैप
प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, और इन दोनों का आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है m क्रॉस n। तो सबसे पहले i वाला कंपोनेंट लिखना है। तो i वाले कंपोनेंट के लिए my क्या है? my क्या हो जाएगा? 3। जो भी y वाले के साथ लगा हुआ है, मतलब j के साथ लगा हुआ है, वो my हो जाता है 3। nz क्या है? 2 2। k के साथ लगा हुआ है वो nz हो गया 2, बीच में माइनस। अब ny क्या है? 4 4। mz क्या है? 4 4। तो एज इट इज मैंने बस ये लिख दिया। अब j कंपोनेंट देखते हैं। तो j कंपोनेंट के लिए बताओ mz क्या हो जाएगा? 4 और nx जब मल्टीप्लाई करना है तो वो वाली टर्म 6 6। अब माइनस के बाद कौन सी दो टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी? 2 2 मल्टीप्लाई विथ 2। सबको पता है ना, i वाले के साथ x वाला कंपोनेंट, j वाले के साथ y वाला कंपोनेंट, k वाले के साथ z वाला कंपोनेंट है। अब ऐसे ही जब मेरे को थर्ड कंपोनेंट की बात करनी होगी k कैप, तो उसके लिए बताओ mx क्या हो जाएगा? 2 ny 4 4, my 3 और 3 और 6 हो जाएगा। अब बस इनको सॉल्व कर दो। जैसे फर्स्ट टर्म है 6 माइनस 16 और इसके साथ आई कैप लगा हुआ है। सेकेंड टर्म है 24 माइनस 4 और साथ में जे कैप लगा हुआ है। और लास्ट टर्म है हमारे पास 8 माइनस 18 और साथ में के कैप लगा हुआ है। अब इन्हें डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये आ जाएगा -10 आई कैप प्लस 20 जे कैप और -10 के कैप। तो ये हमें क्या सीख के ज्यादा आसान नहीं होता है? क्या बोल रहे हो कुलभूषण? हमें चार्ट बना के जैसे आई जे के नीचे उनकी वैल्यू लिख के, वैसे फिर आई को निकालना है तो आई को निकाल के जे और के को क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैसे। हाँ, वो भी सेम मेथड है, वो इसकी बात कराऊंगी मैं। ठीक है, अभी जो बेसिक फॉर्मूला था उससे बता रही थी, क्योंकि आपने मैट्रिसेस नहीं पढ़ी होंगी, इसलिए वो मैं लास्ट में रख रही थी। तो इस फॉर्मूले से सबको निकालना आ गया। पहले आप, जब भी आपके पास कोई भी वेक्टर है जिनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, आप पहले फॉर्मूला लिख देना, क्योंकि वरना आप कंफ्यूज होते रहोगे कि किसको किसके साथ करना था। फिर बस इजीली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और कैलकुलेट कर लो। इस फॉर्मूले में इस तरीके से गलती होने के चांसेस बहुत कम है। फॉर्मूला समझ आया सबको ये वाला? Yes, ma'am. मेरे को लग रहा है सिर्फ निपुण और गीतांश और कुलभूषण को समझ आया, और कोई तो कुछ बोल नहीं रहा है। बाकी लोग भी बता दो, समझ आया है क्या फॉर्मूला? सो गए होंगे मैम। हाँ, इस क्लास 10 बजे वाली क्लास में सभी सो रहे होते हैं। ठीक है, अब मैं ना वो मैट्रिक्स वाला कल करा के अभी आपको एक और इसी का एग्जाम्पल करा देती हूँ, ताकि अगर किसी को वो डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अब पूरा का पूरा आप लोग बताओगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मैं बस वेक्टर्स बताऊंगी जिनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। हाँ, पहले बताओ फॉर्मूला क्या होगा। अब तीन ही लोग आंसर दे रहे हैं, कुलभूषण, गीतांश और नितिन। तो एक एक जना एक एक कंपोनेंट बताओ। पहले आई कंपोनेंट बताओ, कौन बताएगा? अब तीनों भी सुन रहे हैं। AY BZ ए वाई बी जेड, करेक्ट। minus BY AZ. बी वाई ए जेड, बिल्कुल सही। ठीक है, अब जे कंपोनेंट कौन बताएगा? ए जेड ए जेड, बी आई बी आई बी एक्स, हाँ। माइनस हम्म, ए एक्स और बी जेड। ए एक्स बी जेड, करेक्ट। अब लास्ट कंपोनेंट है क्या, बता दो।
फर्स्ट वाला किसने बताया था, गीतांश ने या कुलभूषण ने बताया? गीता हाँ कुलभूषण, थर्ड कंपोनेंट -24 -12 राम से। -24 -12 अच्छा पूरा पूरा सॉल्व कर लिया। फॉर्मूला बताओ पहले कि कैप के लिए क्या फॉर्मूला होता है। आप बता दो गीतांश, फॉर्मूला क्या होता है कि कैप के लिए? कुलभूषण हाँ। मैम ax ax by ax by माइनस by ax by ax, वो तो फर्स्ट टर्म है, bx ay। हाँ Yes. चलो अब फर्स्ट टर्म का इन दोनों का इनकी वैल्यूज बताते जाओ फटाफट। 8 plus minus अच्छा चलो, आप लोग की आवाज ब्रेक हो रही है, मैं बताती हूँ। ए वाई लगाना है सबसे पहले, तो यहाँ पे -8 आ गया। फिर बी जेड लगाना है, मतलब -9 आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, माइनस साइन को मत भूलना। फिर हमें बी वाई चाहिए, वो है 6 और ए जेड है 5, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा आई कैप के साथ। फिर सेकेंड वाली टर्म में हमें ए जेड चाहिए सबसे पहले, मतलब 5, और उसको बी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ 3 है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर अगर ए एक्स की बात करें तो वो 2 लगा हुआ है आई कैप के साथ, और बी जेड मेरा फिर से -9 आ जाएगा। अब जो लास्ट कंपोनेंट है उसकी बात कर लेते हैं, के कैप, वो हो जाएगा ए एक्स वाला कंपोनेंट मतलब 2 और बी वाई वाला कंपोनेंट मतलब 6, उनका प्रोडक्ट माइनस बी का एक्स प्रोडक्ट मतलब 3 और ए का वाई प्रोडक्ट कंपोनेंट मतलब -8। यहाँ तक तो डाउट नहीं है ना किसी को? No, मैम। तो अगर इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, फर्स्ट टर्म से देख लो, अब ये माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 72 - 30 आई कैप प्लस 15 + 18 जे कैप प्लस के कैप के कंपोनेंट में आएगा 6 2 12 प्लस 24, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 42 आई कैप प्लस 33 जे कैप प्लस 36 के कैप। क्लियर है सबको? ये आप तीनों का आंसर मैच कर गया है? yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, बाकी किसी को भी डाउट है तो आप लोग भी बता देना प्लीज। कल मैं वो मैट्रिक्स वाला मेथड सिखाऊंगी कुलभूषण, जो आप बता रहे थे, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर किसी को डाउट नहीं है तो आप सब जाके सो सकते हो, अब अपने प्रॉपर डिवाइसेस को भी बंद कर दो। गुड नाइट एवरीवन। Good night, ma'am.